हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। विकल्प विप्लव की बात पर हैरानी से उसके हाथ को हटाते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसके बाजू पर चोट लगी और मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। विप्लव विकल्प की बात पर बोला, उसकी आपकी जल्दबाजी और ना जल्दबाजी से किसे फर्क पड़ता है? भाभी से भी तो पूछो वो आपके साथ एलो एलो करना चाहते हैं या नहीं। विप्लव की बात सुन विकल्प वर्षा की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वर्षा अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए विकल्प से बोली, इलू इलू करना मतलब सेक्स करना। विकल्प वर्षा के मुंह पर हाथ रखते हुए सब लोगों की तरफ देखकर बोला, जाओ यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ। रिया विकल्प की तरफ देखकर शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, तुझे तो बड़ी बोल्ड बीवी मिल गई। विकल्प वर्षा के मुंह से हाथ हटाकर सब लोगों को धमकाते हुए, निकलो यहाँ से, सब यहाँ से निकलो, मुझे मेरी वाइफ से बात करनी है। विप्लव विकल्प की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, हम लोगों ने शादी करवा दी तो आप अब हम लोगों को ही कमरे से बाहर निकाल रही हो। ये बिल्कुल सही है ब्रो। विकल्प विप्लव के बाजू को पकड़ कर बोला, सबसे पहले तू निकल। विप्लव विकल्प की बात पर मुंह बनाता है और सभी लोग विकल्प के कमरे से बाहर चले जाते हैं। सबको जाने के बाद विकल्प कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर वर्षा के सामने आकर बोला, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ऐसे सबके सामने बात नहीं करते। वर्षा विकल्प की बात पर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, चलो अगली बार शर्म का नाटक करूंगी। विकल्प अजीब नज़रों से वर्षा को देखते हुए बोला, तुम कितनी अजीब हो और मुझे पता है कि तुम काफ़ी खड़ूस हो, बिल्कुल मेरे ब्रो जैसे। ये सुनकर वर्षा विकल्प को देखते हुए, तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? मतलब मैं नॉर्मल कैसे हूँ? तो नॉर्मल नहीं रहूँगा तो क्या पागल की तरह इधर उधर घूमता फिरूंगा? विकल्प ने अजीब सा मुँह बनाकर, जिसे सुनकर वर्षा बोली, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे कबाब बनाकर तुम्हें खा जाएंगे? नहीं। ये सुनकर विकल्प के माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं, जिसे देखकर वर्षा कहते, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करने का? नहीं, मैं खुश हूँ अंदर से कि तुमसे शादी हो गई, लेकिन घर में जब सबको पता चलेगा, पता नहीं किस मंदिर में ले जाकर मेरी बलि चढ़ाएंगे वो लोग। विकल्प ने डरी हुई आवाज में कहा, जिसे सुनकर वर्षा विकल्प को देखते हुए बोले, तो तुम क्या चाहते हो? विकल्प 2 मिनट दिमाग दौड़ाने के बाद दांत दिखाते हुए वर्षा से बोला, क्यों ना हम लोग मुंबई चलकर फिर से शादी कर ले, फैमिली वालों के रजामंदी से। वर्षा विकल्प की बात पर बोली, मुझे आग नहीं पसंद, बहुत मुश्किल से तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं मैंने। जिस पर विकल्प वर्षा को देखते हुए बोले, 1 मिनट, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम अथर्व भाई के साथ क्या कर रही थी? इधर मुंबई मेंशन में राजीव अपने बेटे और रिद्धिमा को लेकर अंदर आता है। गजेंद्र जी और तारा एंट्रेंस पर ही खड़े हुए थे। राजीव की गोद में उसका बेटा था, जो कि अभी सो रहा था, और रिद्धिमा को उसने कमर से पकड़े होल्ड कर रखा था। उनके साथ में शारदा देवी भी थी। उन तीनों की आरती कर बच्चे को तिलक लगाकर रिद्धिमा को तिलक लगाते हुए, अब आराम के साथ अंदर आ जाओ। गजेंद्र जी आगे बढ़कर राजीव के गोद से बच्चे को लेते हुए बोले, फिलहाल मैं इसका निकनेम गज्जू रख रहा हूँ, मेरे नाम पर, फिर बाद में नामकरण का बाद कोई अच्छा सा नाम रख लेंगे। रिद्धिमा गजेंद्र की बात सुनकर बोली, बहुत अच्छा नाम है पापा। गजेंद्र जी रिद्धिमा की बात सुन राजीव की तरफ देख कर बोले, रिद्धि को ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा मत रखो, उसे कमरे में ले जाओ। राजीव गजेंद्र जी की बात पर अपना चेहरा रिद्धिमा को लेकर कमरे की तरफ चला जाता है और गजेंद्र जी गज्जू के साथ खेलते हुए इसके हाथ को पकड़कर कहते हैं, तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं। तारा गजेंद्र जी के बगल में बैठते हुए, ये बिल्कुल राजीव की तरह दिखता है ना? उसकी उंगलियां बिल्कुल इसकी तरह लंबी है। शारदा देवी उन दोनों की बात सुनकर, रिद्धिमा के पापा की उंगलियां भी बिल्कुल ऐसी। उन लोगों की बात को सुनते हुए बेबी आंखें बंद करे मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान को देख गजेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। तारा गजेंद्र जी के बात पर गज्जू के गाल को छूते हुए, मैं इसे किस कर लूँ क्या? इधर राजन हवेली में विकल्प के ये पूछने पर कि वर्षा अथर्व के साथ क्या कर रही थी, वर्षा कुछ देर विकल्प के चेहरे को देखने के बाद बोली, नजर रख रही थी क्या? विकल्प ने कंफ्यूज में कहा, जिसे देखते हुए वर्षा शांत लाजो, अथर्व राजन निहायती घाटिया, लालची और खुदगर्ज किस्म का इंसान है। विकल्प वर्षा के बाद सुन फटी आंखों से उसकी तरफ देखते, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ, लेकिन 1 सेकंड, कहीं तुम मेरी वो छुपी रुस्तम बॉडीगार्ड तो नहीं होना? ये कहते हुए विकल्प शक भरी नजरों से वर्षा को देखने लगता है, जिसे देखते हुए वर्षा अपना सिर हिलाकर, बिल्कुल सही, राजन अंकल मेरे सो कॉल्ड पिताश्री के अच्छे दोस्त हैं। मैं उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, इसलिए ये सब तमाशा करती रहती हूँ। जिसे सुनकर विकल्प कंफ्यूज होते हुए बोले, लेकिन 1 मिनट, जूही जिंदल और तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम कहती हो कि वो तुम्हारी बहन है। हाँ, वो मेरी बहन है, लेकिन मेरी सौतेली माँ की बेटी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, वर्षा ने जवाब दिया। जिसे सुनकर विकल्प उसे घूरते हुए बोला, तो तुमने अधिराज अंकल के झूठ में उनके साथ क्यों दिया? मैंने किसी झूठ में साथ नहीं दिया, तुम बेवकूफ़ हो जो तुमने उनके झूठ को मान लिया, वर्षा ने सपाट लहजे में कहा। जिसे सुनकर विकल्प अपने दांत पीसते हुए, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं ज़्यादा
ज़्यादा चिल्लाना बंद करो वरना बर्थडे के दिन थप्पड़ पड़ जाएगा, वर्षा ने सख्त लहजे में कहा। जिसे सुनकर विकल्प टकटकी लगाकर वर्षा को घूरने लगा। विकल्प की घूरती हुई नज़र को महसूस कर वर्षा खड़ी होकर, मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो, मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। विकल्प अपने पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, तुम चुड़ैल हो जिसके झांसा में मैं आ गया। वर्षा विकल्प की बात सुन हैरान आंखों से उसे जाता हुआ देखकर जोर से बोली, यू स्टूपिड चाइल्ड, हु डिड यू कॉल ए विच। विकल्प बाथरूम के दरवाजे से अपना सिर निकाल उसे घूर कर बोला, मुझे बच्चा मत कहो वरना तुम्हें एक बच्चे की माँ बना दूंगा, चुड़ैल कहीं की। इतना कहकर विकल्प जोर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। वर्षा कन्फ्यूजन में जाते हुए विकल्प को देखने के बाद बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ देर में विकल्प रेडी होकर बाहर आता है तो वर्षा खड़ी होकर कहती है, तुम जा कहाँ रहे हो। विकल्प वर्षा के इग्नोर कर मिरर के सामने खड़ा अपने बालों को ठीक करते हुए बोला, तुम्हें क्या लेना देना। वर्षा विकल्प की बात सुन कंफ्यूज होकर बोली, हे बॉय, मुझे तुम्हारा नेचर समझ नहीं आ रहा। विकल्प वर्षा के सामने खड़ा उसे घूरते हुए बोला, बच्चा बॉय क्या होता है, हस्बैंड हो तुम्हारा। विक के कहो या आपसे बात करो। वर्षा अपने होठों पर एक स्मित के साथ विकल्प के आईब्रो से लेकर उसके होठ तक उंगली चलाते हुए बोली, स्वीटी ये नाम कैसा है। हम वर्षा के बाद सुन विकल्प को उसकी और वर्षा की पहली मुलाकात याद आ जाती है जब वर्षा ने इसी तरह उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे एक निक नेम दिया था, जिसे याद कर विकल्प वर्षा को कमर पकड़ अपने पास खींच कर बोला, कैन आई किस यू। वर्षा डेविल स्माइल के साथ विकल्प के कॉलर को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसके बड़े ही प्यार से किस करने लगती। विकल्प की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और उसके बाद हाथ वर्षा के कमर पर मजबूत हो जाती है। वर्षा विकल्प के होठों का स्मुच करते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल उसके बालों पर उंगली चलाने लगती है। विकल्प के हाथ वर्षा के कमर से होते हुए उसके चेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर वर्षा उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर कर देती है। वर्षा के दूर जाने पर विकल्प आंखें खोल उसकी तरफ देखता है तो वर्षा के होठ किस के कारण स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गए थे और उनके गाल भी रंगत आ गई थी। वर्षा विकल्प की नज़र को खुद पर महसूस करके अपने होठ को आपस में लिक करते हुए बोले, मुझे इस तरीके से क्या देख रहे हो। विकल्प वर्षा की बात सुन होश में आते हुए, कुछ भी तो नहीं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या। वर्षा ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा, जिसके जवाब में विकल्प उसे देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ कोई नाटक तो नहीं कर रही ना। वर्षा अपनी आंखें चढ़ाते हुए, तुम्हें क्या लगता है। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर नज़र रख रही हो, विकल्प ने जवाब दिया, जिसे सुनकर वर्षा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। हाँ, मंदिर में देख चुका हूँ, विकल्प ने फॉलो में कहा, जिसे सुनकर वर्षा विकल्प के नाक पर हल्का सा पीच करते हुए बोली, तुम्हारा भाई दौड़ते हुए आ रहा है, जाकर दरवाज़ा खोल दो वरना दरवाजे से भिड़ जाएगा। विकल्प कंफ्यूजन में वर्षा की तरफ देखता है कि बाहर से विप्लो दरवाजा मारते हुए कहता, भाई केक आ गया है, बीवी को छोड़ो और चलो केक काटो। विप्लो की आवाज़ सुन विकल्प आंखें बड़ी कर वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अब तुमसे सच में डर लग रहा है, कहीं तुम्हें टोना जादू तो नहीं आता है ना। वर्षा हल्की मुस्कान के साथ चुन्नी उठाकर जाकर दरवाज़ा खोलती हो तो विप्लो वर्षा को देखते हुए कहता, हेलो भाभी, आपके हस्बैंड। ये कहते कहते विप्लो रुक जाता है क्योंकि वर्षा के होठ हल्के से सूज गया। जिन्हें देखते हुए विप्लो विकल्प की तरफ देखते हुए, भाई आप तो बड़े फास्ट निकले यार। विकल्प कंफ्यूज होकर बदला, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। वर्षा सिर घुमाकर विकल्प की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा भाई हम दोनों के किस के बारे में बात कर रहा है। विप्लव वर्षा की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, आप तो बड़े टैलेंटेड हो भाभी, आपकी और हमारी खूब बनेगी। वर्षा अपना सिर हिलाते हुए, क्यों नहीं, फिलहाल अपने भाई को ले जाओ प्यारे देवर जी। वर्षा की बात पर विप्लव मुस्कुराते हुए विकल्प के पास आता है। वहीं वर्षा उन दोनों को एक नज़र देख नीचे की तरफ चली जाती है। इधर सारंग परिवार में सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। शोभित एक सोफे पर बैठा हुआ था और उनके सामने पंडित जी थे जो कि कुंडली मिलान कर रहे थे। वैशाली पंडित जी के लिए रखे मिठाई में से एक मिठाई उठाकर अपने मुंह में भर लेती है तो पंडित जी उसकी तरफ देखते हैं, जिसे देख वैशाली दांत दिखाते हुए कहती है, कुंडली में ध्यान दीजिए ना पंडित जी, आपके लिए 2 डब्बा भरकर मिठाई देंगे, हम बस अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। शोभित वैशाली के बाद सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, सुबह मुझे थप्पड़ खिलाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या, जो पंडित जी के हिस्से का मिठाई खाकर अपना पेट भर रही हो। शोभित के इरिटेशन को महसूस कर वैशाली दांत चमका कर बोली, हमारी कोई गलती नहीं है, हमको तो बाद में वैसे भी डाउट हो रहा था कि जरूर अदिति को कोनो प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन बड़का भैया ने पहले चिपका दिया। रचना उन दोनों के बीच में आते हुए, चुप रह सकते हो तुम दोनों, पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं ना। जिसे सुनकर शोभित रचना से बोला, मॉम अदिति प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या ये शादी, मैंने कह दिया ना कि तुम दोनों की शादी अब होकर रहेगी तो होकर रहेगी, चुपचाप बैठो।
रचना ने शोभित को तरेरते हुए कहा। रचना की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर शोभित छोटा सा मुंह लेकर बैठ जाता है। पंडित जी काफ़ी देर तक कुंडली मिलाने के बाद शोभित को देखने लगते हैं, जिस पर शोभित आंखें चढ़ाते हुए कहता है, क्या हो गया पंडित जी? पंडित जी कुंडली को फिर से देखने लगते हैं, फिर शोभित की तरफ देखते हैं। बार बार उनके ऐसा करने पर रचना कहती, कोई संकोच है तो सीधा कहिए पंडित जी, इस तरीके से हमें क्यों डरा रहे हैं आप? पंडित जी रचना के बाद सुनकर 1 महीने बाद अच्छी मुहूर्त निकलती है, लेकिन आपके बेटे के कुंडली में शनि का स्थान भारी है, इसलिए लंबे सफ़र से बचने के लिए कहिए। रचना पंडित जी के बाद फिर अपना सर हिला देती है तो वैशाली मिठाई का डब्बा पंडित जी की तरफ बढ़ाते हुए कहते, मैंने कहा था ना पंडित जी, 2 डब्बा, आज एक और दूसरी शादी के दिन। पंडित जी वैशाली की बात सुनकर बोले, पति का ख्याल रखो और जब बेटी आएगी ना तब भर कर मिठाई लेकर जाऊंगा मैं। इतना कहकर पंडित जी दक्षिणा ले वहाँ से चले जाते हैं। वैशाली पंडित जी को जाता हुआ देख अपना फ़ोन निकालते और अमृत को कॉल करने लगते। महक वैशाली के पास आकर बोली, वैशाली चलो तुम्हारे शाम के नाश्ते का वक्त हो गया, भूख नहीं है क्या? वैशाली महक की बात सुनकर बोले, हम जरा उसको फ़ोन लगाते हैं, सुबह से निकला अभी तक आया नहीं है, आप नाश्ता लगाओ। महक वैशाली के बाद फिर अपना सिर हिला देती है और किचन की तरफ चली जा। वैशाली अमृत को फ़ोन करने लगती है, तभी मृत्युंजय ऑफिस से वापस आ जाता है। वैशाली फ़ोन रख मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, अमृत नहीं आया क्या आपके साथ? वो अपने किसी क्लाइंट से मिलने गया है, मृत्युंजय ने जवाब दिया, जिसे सुन वैशाली अपना फ़ोन दिखाते हुए, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, तुम जाकर अपना नाश्ता पूरा करो, मैं देखता हूँ कहाँ रह गया, शायद किसी क्लाइंट से बात कर रहा होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। वैशाली मृत्युंजय के बाद पर अपने पेट को पकड़े कुर्सी से खड़ी होकर मृत्युंजय से बोली, हमारे सामने फ़ोन करो। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, तुम बहुत जिद्दी हो वैशाली। हाँ हम हैं, वैशाली ने मृत्युंजय की बात को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे देख मृत्युंजय घर के उसकी तरफ देखने के बाद अमृत को कॉल करता है, लेकिन अमृत कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। जिसे देख मृत्युंजय अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखते हुए वैशाली से बोला, 2 मिनट रुको, मैं उसके कलीग को कॉल करता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय अमृत के कलीग को फ़ोन करने लगता है, लेकिन वो भी कॉल अटेंड नहीं करता। तभी महक वहाँ जाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप आ गए ऑफिस से, लाइए बैग दीजिए। मृत्युंजय अपने बैग महक की तरफ बढ़ा फिर से अमृत का फ़ोन ट्राई करने लगा, लेकिन अमृत का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मृत्युंजय फ़ोन पॉकेट में रख महक की तरफ देखते हुए, महक वैशाली के कमरे में ले जाओ। वैशाली मृत्युंजय की बात सुन बोले, हम काहे जाए, फ़ोन नहीं लग रहा है ना। महक उन दोनों की तरफ देखते हुए वैशाली से बोली, वैशाली अमृत भाई ट्रैफिक में फंस गए होंगे, मुंबई की ट्रैफिक तुम्हें पता है ना, फ़ोन डेट पर गया होगा। वैशाली महक के बाद पर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, डेविड को फ़ोन करो, हम वीर भैया को फ़ोन करते हैं। जिसे सुन मृत्युंजय बोला, वीर बनारस में है, उसे फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैशाली मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, ठीक है तो कोनो बॉडीगार्ड को फ़ोन करो। मृत्युंजय वैशाली की बात पर बोला, वैशाली तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रही हो, कुछ नहीं हुआ है, अमृत को आ जाएगा वो। वैशाली की आंखें लाल हो जाते, उनमें आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो बहाने से रोक रही थी। वो मृत्युंजय की बात का कोई जवाब नहीं देती। मृत्युंजय वैशाली के 2 मिनट देखने के बाद महक की तरफ देखकर बोला, मैं अमृत को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम वैशाली को कमरे में लेकर जाओ, उसे कुछ खिला देना। विक्रम आरू के साथ बाहर से अंदर आते हुए मृत्युंजय से बोला, क्या क्या हो गया, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? शोभित अभी तक नीचे आ जाता है। वो कपड़े चेंज करने गया था, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद पंडित जी को देखकर वो भी वहीं बैठ गया था। शोभित विक्रम और मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है, जिसमें मृत्युंजय विक्रम से कहता है, अमृत को लेने जा रहा हूँ। मृत्युंजय की बात सुन शोभित कन्फ्यूज होकर, क्यों, अमृत भाई कहाँ पर है जो आप उन्हें लेने जा रहे हैं? वैशाली शोभित की बात सुनकर बोली, सुबह कहा था कि कुछ काम है उसे, लेकिन रात हो गई अभी तक नहीं आया, हमको फिक्र हो रही है उसकी। मृत्युंजय वैशाली की बात सुनकर बोला, तुम शांत रहो, मैं अमृत को लेने जा रहा हूँ। वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, हमको भी जाना है। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर, तुम्हारा 9वां महीना शुरू हो गया है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए तुम चुपचाप यहीं रहो। वैशाली मृत्युंजय की बात सुनकर, हमने कहा ना, हमको अमृत को ढूंढने जाना है। अमृत अंदर आते हुए बोला, क्या हो गया और कौन कहाँ जा रहा है? अमृत की आवाज़ सुन वैशाली उसकी तरफ देखती और उसे बुरी तरीके से घूरने लगती। सभी लोग अमृत को देखकर एक राहत की सांस लेते हैं। अमृत सब लोगों की नज़र खुद पर महसूस कर बोला, क्या हुआ? मृत्युंजय अमृत के सवाल पर अपने दांत पीसते हुए, तुम कहाँ थे और तुम्हारा फ़ोन कहाँ मर गया है? अमृत अपना फ़ोन पॉकेट से निकाल कर देखने के बाद बोला, अरे फ़ोन स्विच ऑफ है, मैं देख नहीं पाया, मैं क्लाइंट के पास चला गया था। महक अमृत की बात सुनकर बोली, फ़ोन को फुल चार्ज करके रखा कीजिए। अमृत उन लोगों की बात सुनकर बोला, अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही।
वैशाली अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर चुपचाप कमरे की तरफ चले जाते हैं। विक्रम जाते हुए वैशाली को देखकर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अमृत ने कन्फ्यूजन में कहा, जिसे सुन महक अमृत को देखते हुए बोली, पंडित जी ने कह दिया कि पति का ख्याल रखो। आपको कॉल किया लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए पैनिक हो रही थी। महक की बात सुन अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। इतना कहकर अमृत अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय अमृत के जाने के बाद शोभित की तरफ देखकर बोला, तुम कहाँ जा रहे हो सच स्वर के? मैं अदिति को लेने जा रहा था एकेडमी, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू हो गई ना। ये शोभित ने जवाब दिया। जिसे सुन मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो शोभित वहाँ से चला जाता है। शोभित के जाने के बाद मृत्युंजय विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, 5 दिन बाद मेरे बेटा का नामकरण है, फिर इंदौर से यहाँ आओगे? उससे अच्छे यहीं पर रह जाओ। मृत्युंजय की बात सुन विक्रम अपना सिर हिला देता है तो आरू विक्रम की तरफ देखने लगती है। विक्रम आरू की नज़र को अच्छे से समझ पा रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। मृत्युंजय अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है और विक्रम आरू को लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के अंदर आ विक्रम वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, जिस पर आरू उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, हमारी शादी को 1 साल होने वाला है। विक्रम रुक कर आरू की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे पता है और हम अपनी शादी के पहली एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जिसे सुनकर आरू विक्रम को देखते हुए बोले, मैंने ही कहा था कि मेरी स्टडी से पहले ये सब नहीं चाहिए, लेकिन मैंने पापा को देखा है, उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बच्चा चाहिए। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता तुम उनके साथ हो। बाकी रात के टाइम मैं उनके साथ रहता हूँ, बाकी टाइम वो खुद बिजी होते हैं, इसलिए कुछ भी अपने दिमाग में लाना बंद करो, अपने स्टडी पर फोकस करो। विक्रम ने आरू की बात को बीच में काट कर कहा। विक्रम के सीधे ना को सुनकर आरू उसे देखते हुए, आपको बच्चे नहीं पसंद है क्या? हाँ मुझे बच्चे नहीं पसंद, इसलिए मैं बच्चे नहीं चाहता, विक्रम ने सपाट लहजे में कहा। जिसे सुनकर आरू विक्रम को खुद से दूर करते हुए, मेरे एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश मत करना। इतना कहकर आरू पैर पटकते हुए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। जिसे देख विक्रम एक गहरी सांस लेकर पीछे से बोला, अरे मैं वॉशरूम जाने वाला था। आरू वॉशरूम के अंदर से चिल्लाकर बोली, जाकर कोई और वॉशरूम यूज कर लीजिए। विक्रम निराशा से अपनी गर्दन हिलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।